जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन है एक विशेष प्रोग्राम में, जो कि डॉक्टर वीरेंद्र काड़े, जो नागपुर स्थित दिघोरी चौक पे काड़े हॉस्पिटल के नाम से पिछले 24 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। सर, आप मुझे एक बात बताइए, 24 सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं, अभी तक आपको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं? एनल रीजन में होने वाली बीमारियों के लिए जब हम काम कर रहे हैं, मैं एनोरेक्टल सर्जन हूँ। काड़े पाइल्स हॉस्पिटल नाम से हमारा उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास हॉस्पिटल है। मेरा जो स्पेशलिटी है, पाइल्स फिशर फिस्चुला के पेशेंट्स को मैं ट्रीट करता हूँ, उनके लिए उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन देता हूँ, उनकी सर्जरीज करता हूँ। इसके लिए मुझे काफ़ी रिकॉग्निशन मिले हैं, कुछ अवार्ड्स मिले हैं। हमारे हॉस्पिटल को भी जैसे बेस्ट पाइल्स फिस्चुला हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया ऐसा अवार्ड मिला है। मुझे बेस्ट पाइल्स फिस्चुला सर्जन ऑफ विदर्भा, बेस्ट पाइल्स फिस्चुला सर्जन ऑफ महाराष्ट्र, वॉल ऑफ फेम अवार्ड, धन्वंतरी अवार्ड, ऐसे काफ़ी अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं तो, क्योंकि हम लोग जो पिछले 24 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पाइल्स फिशर फिस्चुला के पेशेंट चेक कर रहा हूँ, उनके लिए जो सेवा दे रहा हूँ, उनके लिए जो नए नए मॉडलिटीज़, नए नए जो ट्रीटमेंट्स लाए हैं, उसका कहीं तो भी रिकॉग्निशन हुआ, इस बात की बहुत खुशी होती है। सर, मुझे एक बात बताइए, एनल रीजन में किन किन बीमारियों का समावेश है और इसके लक्षण क्या रहते हैं? एनल रीजन में जैसे कि हमने देखा पाइल्स फिशर फिस्चुला, एनोरेक्टल एब्सेस, एनल पॉलिप, एनल पैपिला, इवन एनल कैंसर, रेक्टल कैंसर, इस प्रकार की कई बीमारियां गुदमार्ग में होती है। कॉमन लक्षणों की अगर बात करें हम लोग, तो एनल रीजन से ब्लीडिंग होना, एनल रीजन में पेन होना, चाहे वो पेन 2 मिनट से रहे 5 मिनट तक रहे, एनल रीजन में ईचिंग होना, एनल रीजन में ग्रोथ होना, एनल रीजन से कुछ पोर्शन बाहर आना, कुछ डिस्चार्ज होना, कभी पस डिस्चार्ज होना, पेन कभी 2 मिनट का रहता है, कभी 10 मिनट का रहता है, कभी आधे घंटा का रहता है। तो इस प्रकार का पेन, थ्रोबिंग पेन रहना, बर्निंग पेन रहना, कटिंग पेन रहना, इस प्रकार के जो सिम्टम पेशेंट्स को होते हैं, दे ऑल आर सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ एनल कैनल, एनल रीजन। अगर हम बात करें कि एनल रीजन की बीमारियाँ क्यों होती है, कॉमन कारण है एनल रीजन की बीमारी होने का, और वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यह कॉमन कॉज है, और कॉन्स्टिपेशन होने के अगर हम कारण की बात करते हैं, तो वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमने कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, हमने कितना सोना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, भोजन में हमने क्या समावेश करना चाहिए, कहाँ का नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, नींद कितनी लेनी चाहिए, यह सब बातों का एक प्रमाण होता है। यह प्रमाणों के बाहर हम लोग जब जाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल जब डिस्टर्ब होता है, तो एनल कैनल की बीमारियाँ होती है। एनल रीजन में जो फिशर होता है, ये क्या होता है, क्या बीमारी होती है? फिशर यह बहुत ही कॉमन बीमारी है एनल रीजन की। एनल रीजन में टीयर हो जाना मतलब फिशर, मतलब गुदमार्ग एनल रीजन, एनल कैनल में कट हो जाना, वह रीजन कट हो जाना, यह होता है फिशर। कट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोशन हार्ड आ गई तो एनल रीजन कट हो जाएगा। लेकिन मोशन हार्ड आने के बाद भी अगर एनल रीजन कट होता है, तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। एनल कैनल में खुद ही यह क्षमता होती है कि वह एनल कैनल खुद हो कैसा डायलेट हो, क्योंकि एनल कैनल इज जस्ट लाइक रबर बैंड जो होता है, वो उसमें इलास्टिसिटी रहती है, वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो इसी प्रकार एनल कैनल भी हमारा बड़ा होने की क्षमता उसमें रहती है, बट वो एक स्पेसिफिक क्षमता होती है। जब एक क्षमता हमारे बॉडी से लॉस हो जाती है, इलास्टिसिटी जब हमारी लॉस हो जाती है, तो मोशन जब आती है, तो मोशन रगड़ के आती है, वह एनल कैनल को अंदर से इंजुरी करती है, और वो जो इंजुरी होती है, जो टीयर हो जाता है, जो कट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिशर। तो फिशर इज़ अ वेरी कॉमन डिसीज। सर, मुझे एक बात बताइए, फिशर में कितने प्रकार होते हैं? कुछ प्रकार होते भी है फिशर में? हाँ, फिशर में अगर हम बात करें तो एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर, ये 2 फिशर के हम टाइप मान सकते हैं। एक्यूट फिशर मतलब जैसे कि आज ही आपको चीरा पड़ गया, आज ही अगर वो जगह कट गई, तो वो हो गया एक्यूट फिशर। और अगर ये चीरा आपको बार बार पड़ता है, फिर फिशर का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। फिशर में अगर मांस लग जाता है उसको, जैसे कि टीयर हो गया, जगह कट गई और उसके एंड में मांस लग जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंटिनल टैग। तो ये सेंटिनल टैग इंडिकेट करता है कि आपको जो फिशर है, वो फिशर क्रॉनिक हो चुका है। तो एक्यूट और क्रॉनिक यह 2 फिशर के कारण है, और उनके टाइप के अनुसार भी उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे कि एक्यूट फिशर, तो अगर आप प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाते हो, आप मेडिसिन लेते हो, आप ट्रीटमेंट लेते हो, प्रॉपरली जो लाइफस्टाइल हो चेंजेस करते हो, डाइट का फॉलो करते हो, तो एक्यूट फिशर आपका भर जाता है।
या बहुत बार स्वतः ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाता है तो वो स्वतः ही भर जाता है। बट क्रॉनिक फिशर जो होता है उसमें अंदर में जो बेड होता है वो बेड फाइब्रोसिस हो जाता है, और ऐसे प्रॉब्लम इसमें बहुत बार ये होता है कि वो जगह फाइब्रोसिस होने के कारण जो इलास्टिसिटी ऑफ रबर थी वो कम हो गई है। तो ऐसे कारणों से उसका जो डायलेटेशन होना चाहिए, मतलब एनल रीजन जो डायलेट होता है, बड़ा होता है मोशन आने के बाद, वह नहीं हो पाता करके वो बार बार दोबारा कट जाता है। उसको बोलते हैं एक्यूट और क्रॉनिक फिशर। तो ये प्रॉब्लम होते हैं। तो एक्यूट फिशर में, फिर क्रॉनिक फिशर में ये प्रॉब्लम होते हैं कि वो बेड इन्फेक्ट हो जाता है और वहाँ से फिशुला तैयार हो जाता है, या वो फिर उसमें एब्सेस बन जाता है। ये भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस फिशर के केस, क्रॉनिक केसेस में होते हैं। सर एक बात बताइए कि फिशर में लक्षण क्या क्या होते हैं? नॉर्मली जो होते हैं लक्षण वो क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? एक्यूट फिशर की अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट फिशर में पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, कटिंग पेन होता है, थ्रोबिंग पेन होता है। वो पेन 2 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, आधे घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है। ये हो गया एक्यूट फिशर का। क्रॉनिक फिशर की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक फिशर में बहुत बार पेन कम हो जाता है, पेन में इन्फेक्शन हो जाता है फिशर में, तो उसमें पस होता है, डिस्चार्ज होता है, हाथ को मांस लग जाता है। तो ऐसे केसेस में डिस्चार्ज फ्रॉम एनल फिशर्स यह एक मेन सिम्टम है, या कभी कभी पस बन जाने के कारण पस वहाँ से निकलता है। और पेन, यह पेशेंट में जो बेड होता है वो फाइब्रोसिस होने के कारण वो हीलिंग जल्दी नहीं होता। जैसे एक्यूट फिशर में अगर हम देखें तो हीलिंग जल्दी हो जाता है, जैसे 7-8 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में मैक्सिमम फिशर हील हो जाता है। बट क्रॉनिक फिशर जल्दी हील नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है, 1.5 महीना 2 महीना इतना समय वो लंबा लेता है। तो उसमें पेन की वेरिएशन भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। सर मुझे बताइए कि इसकी जांच किस तरह से की जाती है, फिशर की जांच किस तरह से की जाती है? अगर हम फिशर की बात करें या एनल रीजन में होने वाली बीमारियों की बात करें तो यह बीमारियों में एक कॉमन प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि पेशेंट का पीआर होता है, मतलब वो जगह का लोकल एग्जामिनेशन, वह डिजिटल एग्जामिनेशन होता है, फिंगर इंसर्ट किया जाता है एनल रीजन में। दूसरा होता है प्रोक्टोस्कोपी, एक छोटा सा स्टील का इंस्ट्रूमेंट अंदर में पास करते हैं, डॉक्टर उसमें से देखते हैं। और तीसरा जो स्पेशलाइज एग्जामिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज एनोरेक्टल वीडियो एंडोस्कोपी। इसमें एक कैमरा होता है जो एनल रीजन में पास करते हैं, जिससे कि एनल रीजन की जो बीमारी है वो डायरेक्टली आपको टीवी के स्क्रीन पे दिख जाती है। उससे छोटी से छोटी बीमारी, मतलब अगर एनल कैनल अगर आपका कॉम्प्रेस हुआ है, एनल कैनल अंदर से फाइब्रोस हुआ है, एनल कैनल में कुछ ग्रोथ हुई है, या एनल कैनल में कुछ अल्सरेशंस फॉर्म हुए हैं, इवन कैंसर हुए हैं, पैपिला हो गए, पॉलिप हो गए, इस प्रकार की बीमारी भी हम लोग टीवी के स्क्रीन पे जो स्क्रीन लगा हुआ है उसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं। तो यह एक सटीक एग्जामिनेशन का तरीका है जिसमें हम लोग एग्जैक्टली डायग्नोस कर पाते हैं। इवन आगे चल के होने वाले बीमारियां, कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, भयंकर बीमारियां जैसे कि कैंसर जैसे भी बीमारियों का इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज में जो सिम्टम्स दिखते हैं वो भी हम लोग एनोरेक्टल वीडियो एंडोस्कोपी के द्वारा एग्जामिन कर सकते हैं। तो यह हो गया स्पेशलाइज एग्जामिनेशन। फिशर में कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिसमें कि फिर ब्लीडिंग भी होने लगता है, वुंड होने के बाद उसमें पस फॉर्मेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, तो वह भी एग्जामिनेशन हम लोग एनोरेक्टल वीडियो एंडोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। तो 90% पेशेंट में एनोरेक्टल वीडियो एंडोस्कोपी अगर की जाए तो डायग्नोसिस परफेक्ट होगा, ताकि ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रीटमेंट हम लोग जल्दी कर पाएंगे और सटीक ट्रीटमेंट होगी और दोबारा रिकरेंस के चांसेस नहीं रहेंगे। हाँ। दूसरा एक मेरा सवाल ये है कि इसमें ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, फिशर का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? फिशर के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो टाइप के अनुसार ही उसकी ट्रीटमेंट होती है। जैसे कि एक्यूट फिशर है तो हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेफर करेंगे, हम लोग डाइट चेंजेस करेंगे, हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, हम लोग स्लीपिंग टाइमिंग्स या स्लीप ड्यूरेशन इनके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अगर क्रॉनिक फिशर की हम बात करें तो क्रॉनिक फिशर में भी डिपेंड करता है कि एनल रीजन में आपका म्यूकोजा कट गया है क्या, एनल रीजन में स्पिंक्टर्स कट गए क्या, क्रॉनिक फिशर की डेप्थ कितनी है। अगर म्यूकोजा कट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जल्दी से हील हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ओनली। लेकिन अगर स्पिंक्टर्स कट हो रहे हैं, वो फिशर डीप हो रहा है, मस्कुलर जो लेवल होती है, लेयर्स होती है एनल रीजन में, अगर वो कट हो रही है तो उसके लिए सर्जरी ही करना पड़ता है। सर्जरी करने के बाद ही वो प्रॉब्लम जाएगा। तो अलग अलग स्टेजेस के अनुसार उसका अलग अलग ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन
समझो अगर कोई पेशेंट को बीमारी क्रॉनिक भी हुई है और पेशेंट चाहता है कि उसको अभी ऑपरेशन नहीं करना है, घर में कोई बच्चा है तो उसकी एग्ज़ाम है या घर में कोई प्रोग्राम है, ऐसा कुछ है, तो ऐसे केस में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रिलाई कर सकते हो। थोड़ा सा पोस्टपोन करने के लिए थोड़ा सा लाइफ मैनेजमेंट के साथ में आप मेडिसिन ले सकते हो। सर मुझे एक बात बताइए और कि जैसा ट्रीटमेंट हो गया, फिशर का पूरा ट्रीटमेंट कर लिया अपन ने, उसके बाद में क्या संभावना रहती है कि फिर से फिशर हो? हाँ, बिल्कुल रहती है। फिशर का ट्रीटमेंट करने के बाद, मतलब खास करके सर्जरी करने के बाद भी दोबारा फिशर हो सकता है। इसका कारण यह है कि फिशर जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब आपका लाइफ में जो भी आप लाइफस्टाइल में जो चेंजेस होनी चाहिए थे, अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, मतलब आपका डाइट सही नहीं है, आपका नींद सही नहीं है, आपका वाटर इनटेक सही नहीं है, आपकी एक्टिविटी सही नहीं है, तो इन कारणों से अगर वो फिशर आपको हुआ है, कॉन्स्टिपेशन आपको है, स्ट्रेनिंग को आपको प्रॉब्लम है, आर यू प्रेग्नेंट, तो ये सब बातों के कारण अगर आपको फिशर हुआ है और जो बेसिक कॉजेस ऑफ फिशर्स थे वो अगर आपने दूर नहीं किए तो आपको दोबारा भी फिशर हो सकता है, चाहे आप ऑपरेशन कर लो या कुछ भी कर लो। लेकिन जो लाइफस्टाइल के कारण ये फिशर हुआ है वह जब तक नहीं जाएंगे, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि हेतु की चिकित्सा करो, मतलब वो डिसीज़ के जो कॉजेस है उसके कॉज पहले इरेडिकेट करो। तो जब तक कॉज इरेडिकेट नहीं होगे तब तक वो बीमारी बार बार हो सकती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस करना ज़रूरी है। दूसरा एक मेरा सवाल है कि जैसे एनल रीजन में बीमारियाँ जैसे कि फिशर हो गया, पाइल्स हो गया, इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छी है या मॉडर्न एलोपैथी? देखा जाए तो ट्रीटमेंट एनोरेटल रीजन की जो भी ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं उसके लिए आयुर्वेद बेटर है, क्योंकि एनल रीजन की जो बीमारियां होती है उसमें प्रमुख लक्षण में क्या होता है कि पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है। एलोपैथी में इन चीज़ों के लिए पेन हो रहा है तो पेन किलर, ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग स्टॉप करने का मेडिसिन, एंटीबायोटिक दे देंगे, पेट साफ करने की दवाई दे देंगे। बट इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत कुछ ट्रीटमेंट है, क्योंकि एलोपैथी की हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। पेन किलर आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं ले सकते हैं, बहुत दिनों के लिए, लंबे समय के लिए आप एलोपैथी नहीं ले सकते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट है। पेन किलर आप लंबे समय के लिए खाते हो, एंटीबायोटिक आप लंबे समय के लिए खाते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स है। बैक्टीरियल फ्लोरा जो गट हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है, खून के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, एनीमिया डेवलप होता है, बोन्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हेयर्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं एलोपैथी अगर आप लंबे समय के लिए लेते हो तो। और एलोपैथी में सिर्फ सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट होती है, रूट कॉज जो होता है वो निकाला नहीं जाता है। बट आयुर्वेद में जो मेडिसिन है उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ कि मैं आपको यष्टि मधु दे दिया वुंड हीलिंग के लिए या आंवला दे दिया वुंड हीलिंग के लिए, तो ये जो यष्टि मधु आंवला होता है उसके गुड इफेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि वुंड हीलिंग हो रही है, ब्लड भी बढ़ रहा है, बट गुड इफेक्ट क्या मिलेंगे, आपके हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएंगी, आपको विटामिन सी का सप्लीमेंट होगा। तो गुड इफेक्ट भी आपको साथ में, जो मेन इफेक्ट के साथ में गुड इफेक्ट मिल रहे हैं। बट एलोपैथी का अगर एक ड्रग दिखा जाए जो कि पेन किलर है, पेन किलर का एक गुड इफेक्ट क्या मिला, पेन किलिंग, बट साइड इफेक्ट कितने मिल गए, बोन खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, ब्रेन खराब हो रहा है, ब्लड खराब हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, ये उसके अदर साइड इफेक्ट है। गट डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार पेट खराब हो रहा है, तो ये उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। तो हाँ, टाइम बीइंग के लिए मैं मानता हूँ कि आपको एलोपैथी ले सकते हैं, जैसे कि पेन किलर 1-2 दिन के लिए ले लिया, एंटीबॉडी 2-3 दिन के लिए ले लिया, बट लॉन्ग ट्रीटमेंट एनोरेटल रीजन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए लॉन्ग ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना आपको लाइफस्टाइल भी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद मेडिसिन इज़ बेटर। बताइए, जैसे काड़े हॉस्पिटल पिछले 24 सालों से नागपुर में स्थित है, दिघोरी में स्थित है, काफ़ी पाइल्स के इसमें सेवाएं दे रहे। ये हॉस्पिटल में एनल रीजन की बीमारियों के अलावा और किसी बीमारियों के ऊपर उपचार किया जाता है? हाँ, काड़े पाइल्स हॉस्पिटल में पाइल्स के जो पेशेंट्स हैं उसके अलावा किडनी स्टोन के पेशेंट के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को बार बार यूरिन आ जाना या फिर जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है वहाँ पर पेन होना, कमर में दर्द होना, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं यूरिन के, उसको बोलते हैं किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन के लिए भी उपचार होता है। ओबेसिटी के लिए भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होती है, मोटापे के लिए ट्रीटमेंट होती है। ओबेसिटी के कारण ही पेशेंट को किडनी स्टोन होता है, ओबेसिटी के कारण भी पेशेंट को पाइल्स के प्रॉब्लम होते हैं, ओबेसिटी के कारण भी बाकी बीमारियाँ जो है हार्ट के प्रॉब्लम हो गए, डायबिटीज़ ऐसी बीमारियाँ होती है, तो ओबेसिटी के लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मतलब जो प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, जिसमें कि 40 के ऊपर के जो मेल रहते हैं उनको बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन का कंट्रोल पूरा ना रहना, यह सब सिम्टम्स उसमें होते हैं। यह बीपीएच के लिए भी हमारा ट्रीटमेंट होती है।
आर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो गए, घुटनों के जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी हमारे यहाँ आयुर्वेद ट्रीटमेंट होती है। सर मुझे एक बात बताइए कि एनल रीजन में जो बीमारियां होती है उनको उनमें से बचने के लिए आप क्या सलाह देंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है ये, एनल रीजन से बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने अभी तक पूरे इंटरव्यू में यह बताया कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, यह सब सवालों का जवाब मैं अभी आपको दूंगा। लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए हमारा, सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि भोजन हम लोग जब करते हैं तो भोजन करने को एक समय देने की ज़रूरत है। जैसे कि 20 मिनट से 25 मिनट आपको भोजन करने के लिए देना है। हम लोग हड़बड़ाहट में जो खाना खाते हैं उसके कारण हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। पहले के ज़माने में लोग, हमारे पूर्वज लोग, जो हमारे एल्डरली लोग हमेशा बोलते थे कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए। क्यों चबाना चाहिए? खाने को अगर हम 32 बार चबाते हैं तो उसमें डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं, जो सलाइवा के एंजाइम्स होते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो हमारा डाइजेशन मुंह से ही शुरू होना चाहिए। बहुत बार हम लोग एक खाने को 2 बार चबाए, अंदर निगल लिए, तो वो डाइजेशन जब तक वो बारीक नहीं होगा खाना, तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारे इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब नहीं होगा। तो डाइजेशन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए। खाने खाते वक्त हम लोगों ने पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग खाना खाते वक्त अगर पानी पीते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे एब्डोमेन में है, स्टमक में है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। उसके कारण डाइजेशन हमारा हैम्पर्ड हो जाता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है। इवन भोजन के पहले पानी 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन करने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। ये दोनों का उद्देश्य यही है कि हमारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर रहे और उनका जो मेन फंक्शन है खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करना, यह डाइजेशन प्रॉपर हो। लेकिन उसके बाद दिन भर आपको हर 40 मिनट्स में 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी पीते रहना चाहिए। मेल के लिए यूजुअली 4 लीटर पानी का टारगेट दिन भर का होना चाहिए। 4 लीटर लिक्विड, कोई भी आप, चाहे आप जूस के रूप में लो, पानी के रूप में लो, छाछ के रूप में लो, ऐसा टोटल जो लिक्विड है आपका लेना, वो कम से कम 4 लीटर क्वांटिटी होना चाहिए। समर है तो 1 आधा लीटर और बढ़ा लीजिए। अगर आप कोई शारीरिक श्रम करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, जैसे मतलब आप पुलिस वाले हो या बाहर सेल्समैन हो, बाहर घूमने का काम ज़्यादा है, या आप कोई लेबर क्लास में हो, तो ऐसे समय लोगों को आपको 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी पीना चाहिए। फीमेल्स में यह रेशियो 3 लीटर का बोलते हैं हम लोग। उसमें भी वैसा है कि अगर आप फीमेल्स अगर बाहर वर्किंग में है, धूप में काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी 1 लीटर अपना बढ़ा देना चाहिए। तो इस प्रकार पानी का भी रेशियो होना चाहिए। और शाम का जो भोजन है वह भोजन आपको सूर्यास्त के समय कर लेना चाहिए। जब सनसेट होता है 6 साढ़े 6 बजे एट द मोस्ट आपने खाना खा लेना चाहिए। रात का खाना और रात का सोने का समय, मतलब लेटने का समय रात का जो रहता है, उसमें कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे की गैप होनी ज़रूरी है, ताकि खाना डाइजेस्ट होने के बाद ही आप सोए। क्योंकि रात को जब आप सोते हो तो आपका जो इंटेस्टाइन है वो रिपेयर मोड में जाता है। इंटेस्टाइन में कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं हमारे बॉडी के लिए, कुछ केमिकल्स फॉर्म होते हैं जो हमारे बॉडी सिस्टम के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मैक्सिमम हमने खाना 6 साढ़े 6 बजे खाना चाहिए। सोते वक्त आपने मतलब सोने के आधे घंटे पहले आपने पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि आपकी स्लीप साउंड हो। 7 आवर्स की साउंड स्लीप आपको होनी चाहिए, ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो। अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के बाद अपने एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले आपने 2 गिलास पानी पीना है, चाहे वो सादा पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, नींबू पानी आप पी सकते हो। और वॉकिंग के लिए जाना चाहिए कम से कम 45 मिनट्स। दिन में 2 बार वॉकिंग करना मस्ट है, ताकि आपकी इंटेस्टाइन की एक्टिविटी प्रॉपर हो, इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रॉपर हो, ताकि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो। मॉर्निंग में उठने के बाद 2 गिलास पानी पीने के बाद 45 मिनट्स के लिए वॉक करना है। वॉक भी आपका ब्रिस्क वॉक होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट वॉक करना है, मतलब 10 मिनट में आपका 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपको पार करना है। रात को भोजन के 2 घंटे बाद आपको आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए वॉक करना है। तो यह सभी जो लाइफस्टाइल है, इवन आपके भोजन में आपने डाइट में सलाद लेना है, मतलब फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। तो फाइबर के लिए आपको सलाद लेना है, चाहे उसमें आप गाजर, मूली, ककड़ी ऐसा कुछ खा सकते हो। 2 फ्रूट्स आपको भोजन में लेना ज़रूरी है। 1 एप्पल खाएंगे आप, 1 केला खाएंगे। वही एप्पल और केला रात को भी खाना है। भोजन में अगर आप छाछ लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा बाहर का जो आप फास्ट फूड खाते हो, तले हुए पदार्थ खाते हो, जंक फूड खाते हो, वो आपने टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो और जहाँ सामूहिक भोजन वाला काम होता है, शादी ब्याह, मैरिज प्रोग्राम्स में, इसमें बने तक अगर आपको इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम है, एब्डोमेन की कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो बाहर का खाना आपने अवॉइड करना है। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो पाइल्स जैसे जो गुदमार की बीमारियां होती है वो आपको होंगे नहीं, और उस बीमारियों से आप बच सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो हम लोग है ही काड़े पाइल्स हॉस्पिटल नागपुर में,
तो आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर वीरेंद्र काड़े,